हेलो बच्चों, आज हम टर्म 1 के लिए ग्रुप 18 पी ब्लॉक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है पी ब्लॉक के अंदर, लेकिन हम आज लोग इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही डिस्कस करेंगे और जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उन टॉपिक्स को हम लोग ग्रुप 18 के अंदर डिस्कस करेंगे और जहाँ आपको दिक्कत है वहाँ पे हम उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ग्रुप 18 के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हीलियम होगा, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन एंड ओगेंसन। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये केमिकली आपके पास क्या होंगे, अनरिएक्टिव होंगे। केमिकली ये सारे के सारे गैसेज होंगे और केमिकली अनरिएक्टिव होगी। ठीक है, और बहुत कम कंपाउंड्स बनाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस दे आर टर्म्ड एज नोबल गैसेज, और दूसरा वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं इनके लिए इनर्ट गैसेज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ऑल दीज गैसेज एक्सेप्ट रेडोन, ओगेंसन अकर इन द एटमॉस्फेयर। यानी रेडोन और ओगेंसन को छोड़ के जितनी भी गैसेज होंगी वो सारी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होंगी, एक्सेप्ट रेडोन, ओगेंसन अकर इन एटमॉस्फेयर। Their atmospheric abundance in dry air is approximate 1% by volume, of which argon is the major constituent। देखो कितना होगा, अप्रोक्सीमेट 1% होगा ड्राई एयर के अंदर, जिसके अंदर आर्गन जो होगा आपका वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आर्गन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, Helium and sometimes neon are found in minerals of radioactive origin. Example: pitchblende, monazite, cleveite। ठीक है, तो हीलियम एंड समटाइम्स नियोन, हीलियम और नियोन जो होंगे ये मिनरल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनका रेडियो एक्टिव ओरिजिन होता है। पिचब्लेंड, मोनेजाइट और क्लेवाइट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एकदम। चलिए, द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस क्या होगा आपका, कुछ गैसेस का मिक्सचर होता है जिसके अंदर हीलियम भी प्रेजेंट होता है। तो हीलियम का जो मेन कमर्शियल सोर्स होगा वो क्या होगा, नेचुरल सोर्स, नेचुरल गैस होगा। जीनोन एंड रेडोन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। यानी जीनोन और रेडोन जो होगा आपका वो क्या होते हैं आपके यहाँ पे रेयरेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, यानी बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, रेडोन इज ऑब्टेन्ड एज द डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। रेडियम आपका जब 88226 है, जब आप इसका डिके करवाएंगे, रेडियो एक्टिव डिके करवाएंगे, तो इससे आपको रेडोन मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा आपको, हीलियम मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि जब रेडियो एक्टिव डिके होगा तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होगा, देखो 88 है तो 86 + 2 और 226 यहाँ एटॉमिक मास है तो 222 + 4, एटॉमिक मास भी कितना हो गया आपका 226। यानी एटॉमिक मास भी बराबर है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, और एटॉमिक नंबर भी बराबर है। तो रेडोन की जो प्रिपरेशन है वो रेडियम से होगी। ओगेंसन हैज बीन सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम एटम्स एंड कैल्शियम एटम। CF और कैल्शियम जो होता है उन दोनों का जब आप कोलिजन करवाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से क्या बनेगा, ओगेंसन, और 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे आपके। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 नोन एज नोबल गैसेज। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 18 हैव देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड। देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे साइड में देखिएगा आप। चलिए, हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और क्या है, रेडोन। तो यहाँ पे जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 1s2 होगा और इन सब एलिमेंट्स का होगा NS2 NP6। तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है सब एलिमेंट्स का, तो इसलिए कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड एंड देयरफॉर रिएक्ट विद ए फ्यू एलिमेंट्स ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। और एक फिक्स कंडीशन के अंदर ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। देयरफॉर दे आर नाउ नोन एज नोबल गैसेज, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, नोबल गैसेज। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, ओगेंसन मैंने ऊपर बता दिया आपको, एटॉमिक नंबर 118 है, एटॉमिक मास 294 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रेडोन 5 है, 14 6d10 7s2 7p6। ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ओगेंसन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। इट्स हाफ लाइफ इज 0.7 मिली सेकेंड। देयरफॉर मेनली प्रिडिक्शन अबाउट इट्स केमिस्ट्री हैव बीन मेड।
तो यहाँ पे आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है कुछ भी, क्योंकि ओगेन्सन से रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। Here, except for Ogenson, important atomic and physical properties of other elements of group 18 along with their electronic configuration are given in table। तो यहाँ टेबल के अंदर आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज गिवन है, लेकिन हम लोग आगे बात करते हैं, देखिएगा। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने पीछे डिस्कस कर दिया, एक्सेप्ट हीलियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2। तो मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेज इंक्लूडिंग देयर इनएक्टिव नेचर आर एस्क्राइब टू देयर क्लोज शेल स्ट्रक्चर। क्लोज शेल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या फिर उनके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है उनके पास, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लोज शेल स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि आप किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि आपके पास एक मेटल है गैसियस स्टेट में, वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और कैटायन बना रहे हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, ठीक है। अब जेड इफेक्टिव क्या है? जेड इफेक्टिव का मतलब है ये आपका न्यूक्लियस है और ये शेल्स है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वही अट्रैक्शन आपका क्या है? जेड इफेक्टिव है, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको एकदम क्लियर होगा। अब आगे देखो, तो टॉप टू बॉटम जाने पे ये एटॉमिक रेडियस की मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जब आप मूव करोगे तो आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, शेल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर नीचे जाने पे साइज आपका बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्यों भैया? क्यों? देखो, फर्स्ट शेल ये होगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सेकंड शेल ये होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, फिर थर्ड शेल आएगा तो अट्रैक्शन और कम होगा। जैसे जैसे शेल का नंबर इंक्रीज होता जाएगा अट्रैक्शन फोर्स क्या करता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और अगर साइज बढ़ती जाएगी तो अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? आपके लिए आसान है, ठीक है। और चैप्टर भी काफ़ी आसान है। बात करें तो इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया आपको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि जब मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करवाने पे आपका एनायन बनेगा और यहाँ पे जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी ये रिलीज होगी, यानी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। जो एनर्जी रिलीज होगी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक होगी। लेकिन इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और कोई भी स्टेबल एलिमेंट या स्टेबल और कॉन्फ़िगरेशन कंटेनिंग एलिमेंट अनस्टेबल के अंदर कन्वर्ट होना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो इनके लिए आपको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करनी है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़बरदस्ती ऐड करवाने का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। जब आप फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे यानी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। फोर्स कौन सा? एनर्जी लगेगी आपके यहाँ, ठीक है। और जब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनके लिए क्या हो जाएगी? लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट अपने को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कौन सी वैल्यू चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपन उसी वैल्यू को ज़्यादा मानेंगे जो नेगेटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू कम है। आई थिंक यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपन टर्म 1 का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने अभी तक जितनी भी आपको नोबल गैसेस बताई वो सारी की सारी नोबल गैसेस क्या है? मोनोएटॉमिक, कलरलेस होगी, ऑर्डरलेस होगी, टेस्टलेस होगी। तो सब कुछ लेस है यानी कुछ भी नहीं होता इनके पास। मोनोएटॉमिक तो है ही, आपको दिख रही है, कोई भी डायएटॉमिक नहीं है यहाँ पे। और कलरलेस होगी, ऑर्डरलेस होगी, टेस्टलेस होगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन आपको नीट 2021 के अंदर भी मिल जाएगा। दे आर स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर।
पानी के अंदर ये बहुत कम सोल्यूबल होंगे। बहुत कम सोल्यूबल क्यों होंगे? क्योंकि मोनो एटॉमिक है और यहाँ पे कोई डाइपोल वगैरह जनरेट नहीं होता है। लंडन फोर्स लगता है, एक मोमेंट्री डाइपोल होता है, उसी मोमेंट्री डाइपोल की वजह से स्पेरेंगली होता है। अगर वो नहीं होता तो ये बिल्कुल सोल्यूबल नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज दी ओनली टाइप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज द ओनली टाइप ऑफ इंटर एटोमिक इंटरेक्शन इन दीज एलिमेंट्स एक वीक डिस्पर्जन फोर्स, और जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लंदन फोर्स। वीक डिस्पर्जन फोर्स बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए कि ये लंदन फोर्स है, और लंदन फोर्स एक वीक फोर्स है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है, वीक डिस्पर्जन फोर्स है। अगर फोर्स वीक होगा तो टेम्परेचर कम दोगे तभी वो बॉयल भी हो जाएगा, और टेम्परेचर कम पे वो मेल्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम ही होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा उनका? कम होगा। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस। इट हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ diffusing through most commonly used laboratory materials such as rubber, glass, plastics, ठीक है। तो लैब के अंदर यूज किया जा सकता है इसको। तो नोबल गैसेज हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मैंने बता दिया ऊपर आंसर कि वीक डिस्पर्जन फोर्सेज होंगे, इनके अंदर एक ही टाइप का इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है। आपसे गलत करवा सकता है कि यहाँ पे आपको ओनली ना देके वो दे देगा कि मोर टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक सिंगल टाइप का इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। चलिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो इन जनरल नोबल गैसेज आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये कम रिएक्टिव होंगी क्योंकि इसका रीजन मैंने बता दिया कि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। देयर इनर्टनेस टू केमिकल रिएक्टिविटी इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग रीजंस। तो दो रीजंस आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है द नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम हैव कंप्लीटली फिल्ड NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। ये भी कंप्लीटली फिल्ड ही है लेकिन इसमें NP6 नहीं है, इसलिए इसको अलग लिखा है। दे हैव हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दोनों मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया है एकदम, ठीक है। आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ऊपर की तरफ। चलिए, द रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैसेज हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड occasionally ever since their discovery, but all attempts to force them to react from the compounds were unsuccessful for quite a few years. In March 1962, Neil Bartlett, then at the University of British Columbia, observed the reaction of a noble gas. First time नील बार्टलेट ने रिएक्शन ऑब्जर्व की थी। फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड ए रेड कंपाउंड, एक रेड कंपाउंड प्रिपेयर किया था, और रेड कंपाउंड का फॉर्मूला क्या था? O2 प्लस PtF6 माइनस। ये रेड कंपाउंड का क्या था? फॉर्मूला था। He then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। Then realized that the first ionization enthalpy of molecular oxygen, यानी O2 की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी? इतनी किलो जूल पर मोल, 1175 किलो जूल पर मोल, वॉज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद दैट ऑफ जीनोन, और जीनोन की कितनी होती है? 1170 किलो जूल पर मोल। He made efforts to prepare same type of compound with xenon and was successful in preparing another red color compound Xc plus PtFc। यानी उसने पहले ये कंपाउंड बनाया, ठीक है, ये वाला कंपाउंड बना, फिर उसने देखा कि ये O2 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है फर्स्ट वाली, क्योंकि O2 प्लस कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप्रोक्सीमेट सिमिलर है, तो जीनोन भी Xc प्लस बना सकता है बाय मिक्सिंग PtF6 एंड जीनोन। जब आपने Xc प्लस PtF6 को मिक्स किया तो जीनोन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Xc प्लस बना, और PtF6 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो PtF6 माइनस बना, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। After this discovery, a number of xenon compounds, mainly with most electronegative elements like fluorine and oxygen, have been synthesized. The compounds of krypton are fewer. Only the difluoride KrF2 has been studied in detail.
फ्लोरीन का सिर्फ एक ही कंपाउंड डिस्कवर अच्छे से डिटेल में स्टडी किया गया था, KrF2, और द कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टोन आर फीवर, मतलब है कि काफ़ी कम कंपाउंड्स क्रिप्टोन के मिले। कंपाउंड्स ऑफ रेडोन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड, रेडोन के जो भी कंपाउंड्स थे वो नॉट बीन आइसोलेटेड बट ओनली आइडेंटिफाइड, सिर्फ आइडेंटिफाई किए गए RnF2 किससे, रेडियो ट्रेसर टेक्निक से। नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ आर्गन, नियोन, हीलियम आर येट नोन। ठीक है, तो आपको एक KrF2 मिल रहा है और एक RnF2 मिल रहा है, इसको तो डिटेल में स्टडी भी किया गया था, और ये सिर्फ RnF2 जो है आपके पास, ये रेडियो ट्रेसर टेक्निक से सिर्फ आप पता लगाए थे आपको। ठीक है, तो अब बात करेंगे जीनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स के बारे में। जीनोन और फ्लोराइड के कंपाउंड्स काफ़ी आसान हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट रिएक्शन से बन जाएंगे। XeF2 है, XeF4 है, XeF6 है। मैं आपको इनका हाइब्रिडाइजेशन भी बता दूंगा और साथ में इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, जहां पे सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अगर जीनोन एक्सिस में तो देखो Xe+F2 कितने फ्लोरीन है, 2, तो XeF2, कितने फ्लोरीन है, 4, तो XeF4, कितने फ्लोरीन है, 6, तो XeF6। या XeF4 प्लस O2F2 आप रिएक्ट करवाओगे तो कितने फ्लोरीन है, 2 है, यहाँ कितने हैं, 4, टोटल फ्लोरीन 6, तो XeF6 और साथ में क्या बन जाएगा आपका, O2 बन जाएगा। बाकी टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो जब जीनोन एक्सिस में होगा तो प्रेशर काफ़ी कम चाहिए होगा। जब फ्लोरीन का जो अमाउंट है आपके पास वो इंक्रीज होता जाएगा ना, तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और टेम्परेचर तो अप्रोक्सीमेट ज़्यादा चेंज नहीं होता, यहाँ 673, 873 और 573, तो टेम्परेचर पे इतने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का सा देख लेना है एक बार तो क्लियर हो जाएगा। अब आगे बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि XeF2, XeF4, XeF6 आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सबलाइम रेडियली एट 298 केल्विन। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है जो कैसे हैं, कलरलेस है, सबलाइम हो जाएंगे, धीरे धीरे सबलाइम होंगे 298 केल्विन पे। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, ये क्या होंगे, पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होंगे। यानी इनका मतलब सीधा सा इतना है कि आपको जब भी फ्लोरीन ऐड करवाना है तो फ्लोरीन देने वाले एजेंट्स होंगे, यानी फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होंगे। दे आर रेडियली हाइड्रोलाइज इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर, ये धीरे धीरे हाइड्रोलाइज होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब XeF2 को आप हाइड्रोलाइज करवाएंगे पानी के साथ तो Xe बनेगा, HF बनेगा और क्या बनेगा, O2 बनेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक हाइड्रोलाइसिस वाला एक तरीका बताता हूं, सुनो ध्यान से। जब आप XeF2 को हाइड्रोलाइज करवा रहे हैं तो जीनोन बनेगा, क्लियर है बात, HF बनेगा और साथ में क्या बनेगा, O2 बनेगा। यानी HF तो कंपलसरी है कि HF तो आप जब हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो HF तो बनना ही बनना है आपके पास। ठीक है, HF तो बनना ही बनना है। तो XeF2 प्लस 2H2O, तो Xe प्लस HF प्लस O2। अब देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6 विथ वाटर, जब आप XeF6 और XeF4 का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे यहाँ पे 4 और 6, तो ये 12H2O लेगा, ये 3H2O। देखो Xe बनेगा, बना, HF बना, XeO3 बनेगा और साथ में क्या बनेगा, O2, और यहाँ पे सिर्फ बनेगा XeO3 और HF। मैंने बोला ना कि HF तो आपका हर किसी रिएक्शन के अंदर फॉर्म होगा, तो आप एक बात ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो HF तो बनना ही बनना। और पार्शियली हाइड्रोलाइसिस काफ़ी आसान है। देखो ये दोनों कंपाउंड थोड़े डिफरेंट होंगे पार्शियली हाइड्रोलाइसिस में। जब आप XeF6 का हाइड्रोलाइसिस एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाएंगे तो XeOF4, जब 2 के साथ करवाएंगे तो 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे तो XeO2F2। क्लियर है बात, एक ऑक्सीजन होगा तो मैंने बोला HF तो बनना ही है, तो H और F, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 F लेके निकल जाएंगे तो 4 F बचेंगे, Xe बचेगा और एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो XeOF4। यहाँ पे 4 H है तो 4 फ्लोरीन लेके जाएंगे तो सिर्फ F2 बचेगा, तो Xe और 2 ऑक्सीजन है, O2 और F2 बचा। क्लियर हो गई, याद हो गई आपको रिएक्शंस, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ये दोनों काफ़ी आसान थी। ठीक है, यहाँ की बात करें XeF6 की तो रिएक्शन तो ये है थर्ड, ये थर्ड में कुछ नहीं है, आप 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो। देखो ध्यान से सुनना, जब आप 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो तो एक बात समझाइए, 6 हाइड्रोजन है तो 6 फ्लोरीन लेके निकल जाएगा, तो Xe के साथ तो फ्लोरीन रहने से रहा, बचा कौन, 3 ऑक्सीजन, तो XeO3 बन गया। बताओ कितना क्लियर है, एकदम मक्खन चीज है। देखो
बहुत आसान है, सुनो, XeF6, XeF6 और XeF6, एक H2O, दो H2O और तीन H2O। बताओ कितना आसान है। देखो हाइड्रोलाइसिस करवाना है, कितना आसान है। ये दोनों पार्शियली हाइड्रोलाइसिस है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जब एक या दो होंगे तो पार्शियली है, और जब तीन होगा तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है। कंप्लीट क्यों है समझाता हूँ। कंप्लीट इसलिए है कि अगर फ्लोरीन बचेगा प्रोडक्ट में एक्सी के साथ तो पार्शियली होगा, फ्लोरीन नहीं बचेगा तो कंप्लीट हो। देखो कुछ नहीं, कितना हाइड्रोजन है, दो, तो भैया HF तो हर रिएक्शन में बनेगा, तो दो हाइड्रोजन दो फ्लोरीन लेके जाएगा ना, तो HF बना कितना, दो। तो यहां बचा Xe और यहां बचा ऑक्सीजन और दो फ्लोरीन चले गए तो यहां बचा XeOF4। क्लियर है बात। अब देखो यहां है Xe रहेगा और साथ में निकलेगा HF कितने निकलेंगे, जितने हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है तो चार HF निकलेंगे। बचा क्या, इधर दो फ्लोरीन और दो ऑक्सीजन, तो बन गया XeO2F2। तीन H2 है तो सिक्स हाइड्रोजन, सिक्स फ्लोरीन लेके निकल जाएंगे, सिक्स HF निकल गया। बचा क्या, इधर Xe बचा और इधर तीन ऑक्सीजन, तो बन गया XeO3। बताओ कितना आसान है, याद रखना। काफी आसान है, बहुत आसान है, रिएक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही आपको। अब दो रिएक्शन बची है, एक XeF2 वाली बची है और एक XeF4। दोनों के अंदर तीन प्रोडक्ट सिमिलर है, एक प्रोडक्ट में चेंज आएगा। XeF4 के अंदर 12H2O है, इसलिए XeO3 भी एक प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे XeO3 नहीं बनेगा। और ये आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Xenon fluorides react with fluoride ion acceptors to form cationic species and fluoride ion donors to form fluoroanions। देखो क्या बोलना चाह रहा है, अगर Xenon fluorides react with fluoride ion acceptor, यानी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैटाइनिक स्पीसीज, जैसे देखो PF5 है, ये फ्लोरीन एक्सेप्ट करेगा तो एक फ्लोरीन इधर F माइनस इधर आएगा तो PF6 माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो है फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। जैसे ये भी क्या है, एक फ्लोरीन एक्सेप्ट कर लिया इसने तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर हो गया, तो इस पे जीनोन वाले कंपाउंड पे कैटायन हो गया और ये वाला एनायन हो गया। और XeF6 प्लस MF तो मेटल है, मेटल हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये मेटल हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये फ्लोरीन यहाँ जाएगा और एनायनिक स्पीसीज बनाएगा। मेटल ये सब हो सकती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ आई होगी, बिल्कुल क्लियर होगा वीडियो, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल डाउट नहीं आएगा इसके अंदर। और स्ट्रक्चर्स की बात करें अगर तो देखो XeF2 की मैं बात करूं तो XeF2 है। देखो सबके अंदर देखो एक फॉर्मूला याद रखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइजेशन के लिए 1/2 V + M - C। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवेलेंट क्या होंगे, यहाँ पे सिर्फ होने को तो FCl Bri, इनके नंबर लेने होते हैं H, और चार्ज किसी पे नहीं होगा, सारे के सारे न्यूट्रल है जी भैया जी। ठीक है, तो आप Xe के 8 इलेक्ट्रॉन देखो, M2 है तो 2 10/2 sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3d में दो फ्लोरीन है। अब लोन पेयर कैसे निकालोगे, देखो 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, दो सिंगल बॉन्ड बन गए तो कितने कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, और 6 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर बनेंगे भैया, 3 पेयर। ये XeF4 है, यहाँ पुट करोगे 8 + 4 12/2 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। और लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर है, 4 फ्लोरीन है, इसकी ज्योमेट्री या इसकी स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अगर XeO3 है, XeO3 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और sp3 में भी एक लोन पेयर, तो इसकी होगी पिरामिडल। अगर यहाँ पे XeF4 की जगह XeOF4 आ जाए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक ही लोन पेयर रहेगा, तो ये बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल जैसी स्ट्रक्चर। बाकी मैं एक वीडियो अलग से सेपरेट आपके लिए बना दूंगा जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस होगा। और एक डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है XeF6 के अंदर, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल के देखिएगा। जैसे मैंने बताया क्या आएगा, sp3d2, इसका sp3d, और इसका क्या आएगा sp3d3। आई थिंक आपको एकदम क्लियर होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे।
चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। मैंने रिएक्शंस का भी बहुत आसान तरीका बता दिया आपको। XeO3 इज ए कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड, हैज ए पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बता दिया मैंने। XeOF कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, हैज ए स्क्वायर पिरामिड, ये बता दिया। बस इतना ध्यान रखना, O3 जो होगा कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड है और XeOF4 जो है वो कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यूजेस की बात कर लें हम लोग इनके। अब ये देखिएगा, डज द हाइड्रोलाइज XeF6 लीड्स टू ए रिडॉक्स रिएक्शन। आप चेक कीजिएगा रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका डाउट क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, चलिए यूजेस की तरफ चलते हैं। हीलियम इज ए नॉन इनफ्लेमेबल एंड लाइट गैस, हेंस इट इज यूज इन फिलिंग बैलून्स ऑफ मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो बैलून्स यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर हीलियम भरी जाती है क्योंकि लाइट गैस होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी यूज़ किया जाता है। लिक्विड हीलियम फाइंड्स यूज एज क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो क्रायोजेनिक एजेंट की तरह काम लिया जाता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर एक लो टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये मेट्रोलॉजिकल और क्रायोजेनिक दोनों ही। अब मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो आपका मौसम वगैरह कैसा है उन चीज़ों के लिए, और क्रायोजेनिक का मतलब होता है कि आप लो टेम्परेचर पे जो ऑब्जर्वेशंस करते हो। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स विच फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यानी NMR और MRI के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होता है फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस में के अंदर काम आते हैं। तो आपको अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस करना है तो उसके अंदर आप इनको भी यूज़ कर। इट इज़ यूज एज डाइल्यूट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न लिविंग एपरेटस बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो सोल्यूबिलिटी। मैंने सेकेंड चैप्टर के वीडियो में बता रखा है जहाँ पे मैंने हेनरीज लॉ पढ़ाया था, उसके जो एप्लीकेशन है उनके अंदर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही वाला है जो हीलियम है, उसके यूजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे एक बार देख लेते हैं कि नियॉन इज यूज टू डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड फ्लोरेसेंट बल्ब्स फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले पर्पस। नियॉन बल्ब्स आर यूज इन बोटेनिकल गार्डन्स एंड इन ग्रीन हाउसेस, यानी जो ग्लो करते हैं ना। ठीक है, जब उन पे लाइट आती है तो जब जैसे बोलते हैं अपन कि फ्लोरोसेंट बल्ब्स वगैरह की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपन लोग जैसे यूज़ करते हैं ना कि जिंक की सरफेस, जब आप अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो सेकेंड चैप्टर के अंदर 11th क्लास एटम के अंदर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जब आप पढ़ते हो कि जो आपका अल्फा पार्टिकल आया वो स्ट्राइक कर रहा है तो स्ट्राइक से वहाँ पे लाइट जनरेट होती है, फॉस्फोरेसेंट होता है, वैसे फ्लोरेसेंट बल्ब्स भी होते हैं। आर्गन इज यूज्ड मेनली टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर metallurgical process and filling electrical bulbs. It is also used in laboratory for handling substances that are air sensitive. There are no significant use of xenon krypton. They are used in light bulb designed for a special purpose. I think वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ग्रुप जो होगा हमारा वो 17th ग्रुप होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।